श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल सानन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पेश है ये खास प्रस्तुति। श्रोताओं, हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को वर्ष 1999 से लगातार अग्निशामकों के बलिदान को चिन्हित और उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जा रहा है, जो समुदाय और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं। इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया की झाड़ी में लगी आग के दौरान 5 अग्निशामकों की मौत के बाद की गई थी। यूरोपीय देशों में एक पारंपरिक अग्निशामक दिवस हुआ करता था, क्योंकि यह अग्निशामकों के संरक्षक संत सेंट फ्लोरियन का दिन है। अग्नि की रोकथाम और अधिक गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स दिवस के मुख्य पहलुओं में से एक है। दुनिया भर में अग्निशमन और उनकी एजेंसियां लगातार आग की रोकथाम पर जोर दे रही हैं। स्कूलों में, समुदाय के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों में, विधानसभाओं में और यहाँ तक कि अपने स्वयं के परिवारों के लिए भी अग्निशामकों को जीवित रखने और उनके परिवारों को घर पर रखने का सबसे सुरक्षित तरीका प्रशिक्षण है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक लाल और नीला रिबन है। इस रिबन को ठीक से 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा काटा जाता है, जिसके शीर्ष पर 2 अलग अलग रंग होते हैं। लाल और नीले रंग को चुना गया क्योंकि लाल आग के तत्व के लिए खड़ा था, जबकि नीला पानी के तत्व का प्रतिनिधित्व करेगा। संयोग से आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने के लिए लाल और नीले रंग दुनिया भर में मान्यता प्राप्त रंग हैं। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिन को पहचानने के लिए लाल और नीला रंग सबसे अच्छा विकल्प है। अग्निशमन दिवस के अंतर्गत नागरिकों को अग्नि से बचाव तथा सावधानी बरतने के संबंध में जागृत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य नागरिकों को अग्निकांडों से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करना तथा अग्निकांडों को रोकने एवं अग्नि से बचाव के उपायों के संबंध में शिक्षित करना है। इसके साथ ही सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था, अग्निशामक उपकरणों का प्रयोग, आग की स्थिति में बचाव के उपाय, उद्योगों में अग्नि सुरक्षा व सावधानियां, विद्युत अग्नि सुरक्षा व सावधानी, बहुमंजिलें भवनों से अग्नि सुरक्षा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अग्नि सुरक्षा आदि। और अब प्रस्तुत है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज की खास प्रस्तुति। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की लेकर आ रहा है एक झलक। उठो गो भारत लक्ष्मी, उठो आजी जगत जनपूजा, दुख दैन्य सवनाशी करो दूरित भारत लज्जा। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अतुल कृष्ण घोष को याद करते हैं, जिनका 4 मई 1966 को निधन हो गया था। अतुल कृष्ण युगांतर समूह और अनुशीलन समिति से जुड़े थे। उनके महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बाघा जतिन के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अतुल कृष्ण का जन्म 1890 में नादिया जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक के अपने अंतिम वर्ष में वो बाघा जतिन से जुड़ गए और अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। बाघा जतिन ने हावड़ा साजिश मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद 1911 में समिति की गतिविधियों की जिम्मेदारी अतुल कृष्ण को सौंप दी और कोलकाता छोड़ दिया। अतुल कृष्ण ने एक आयोजक के रूप में क्रांतिकारियों को आश्रय दिया। बाद में अनुशीलन समिति के कुछ सदस्यों ने अतुल कृष्ण घोष के नेतृत्व में सेवा समिति की एक नई शाखा का गठन किया। इस दौरान अतुल कृष्ण ने रास बिहारी बोस, गुरदीत सिंह और अन्य कोमागाटा मारू देशभक्त
तारकनाथ दास सहित कई क्रांतिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखा। हमने जब वादिए गुर्बत में कदम रखा था, दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में अतुल कृष्ण घोष और बाघा जतिन ने जर्मनी में हथियार हासिल करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करने की कोशिश की। हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों को स्थिति की जानकारी हो गई और उन्होंने बालेश्वर पर हमला कर दिया, जहां हथियार पहुंचाए जाने थे। बाघा जतिन इस कार्रवाई में शहीद हो गए और अंग्रेजों ने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। अतुल कृष्ण को बाघा जतिन की मृत्यु से बड़ा धक्का लगा। उन्हें 1924 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल बाद रिहा किया गया। 4 मई 1966 को अतुल कृष्ण का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी कैसमबल्ली चेंगल राय रेड्डी को भी आज के दिन याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मई 1902 को कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। रेड्डी को मैसूर रियासत में महाराजा के शासन के स्थान पर एक स्थिर सरकार बनाने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। आजादी के बाद रेड्डी मैसूर राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 में जब ये भारत संघ के भीतर भाषाई रूप से एक सजातीय कन्नड़ भाषी राज्य बना तो इसका काफी विस्तार हुआ और बाद में इसका नाम बदलकर कर्नाटक राज्य कर दिया गया। रेड्डी बहुत छोटी उम्र से ही एक क्रांतिकारी बन गए थे। उन्होंने 1930 में लॉ स्कूल से स्नातक होने के बाद प्रजा पक्ष की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य मैसूर रियासत में एक स्थिर सरकार स्थापित करना और किसानों के हितों का समर्थन करना था। ये संगठन जल्द ही प्रजा मित्र मंडली के साथ जुड़ गया और 1934 में प्रजा संयुक्त पक्ष या मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के रूप में एकजुट हो गया। केसी रेड्डी 1935 से 1937 तक मैसूर पीपुल्स फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। 1937 के बाद फेडरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हो गई। रेड्डी ने इसके अध्यक्ष के रूप में मैसूर कांग्रेस का नेतृत्व भी किया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद रेड्डी मैसूर राज्य में एक जिम्मेदार राज्य सरकार की मांग को लेकर मैसूर चलो आंदोलन में सबसे आगे थे। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी बने। This is All India Radio, Bangalore and Bhadravati. Sri K.C. Reddy speaks on Gandhiji and independence. Many countries gained their independence before and some later than India did. But what is remarkable about Indian independence is that it was achieved by non-violent means instead of resorting to violence. This aspect of Indian independence will ever be enshrined in the temple of history as unique and deserving of homage and adoration. मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के बाद उन्हें 1952 में मैसूर विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद वे 1952 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य और 1957 से 1962 तक कोलार से लोकसभा के सदस्य बने। रेड्डी ने 1965 से 1971 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 1976 में मृत्यु तक रेड्डी लोगों की सेवा करते रहे। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज की विशेष प्रस्तुति। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।